गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजस्थान। आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। उसमें हम अगला लेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स मेथड। एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटर्स मेथड में हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ना है और वो एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमें पता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो एक पार्टिकल होता है विच इज़ बाउंड टू मूव इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अ फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पोजीशन। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर उस पार्टिकल को कहा जाता है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूव करने के लिए बाउंड होता है और उसको बाउंड करने वाला जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पोजीशन। फॉर अ वन डायमेंशनल सिस्टम द फोर्स में बी एक्सप्रेस्ड एज, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पे लगने वाला फोर्स है वो दिया जाता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है, वो हो जाता है F इज इक्वल टू kx। चूँकि ये फोर्स पार्टिकल को हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है तो इस फोर्स को लिखा जाता है F इज इक्वल टू माइनस kx, या इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, where Vx is the potential energy where the particle is displaced by an amount x and k is the force constant। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में एक पैराबोला की फॉर्म में होती है और उसको लिखा जाता है Vx इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। इस ग्राफ में या इस कर्व में हमने पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ खींचा है और इसमें हमारे पास इस तरह का पैराबोलिक कर्व मिलता है। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिला है Vx इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर द प्रॉब्लम देन रिड्यूसेस टू, श्रोडिंजर्स इक्वेशन अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी d2 psi बाई dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0 होता है, जो कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए Vx इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं d2 psi बाई dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस 1/2 kx स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। जब हम 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t2 psi बाई dx2 प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई माइनस एम के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास श्रोडिंजर्स इक्वेशन आई है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहाँ पर हम m के अपॉन h क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट अल्फा 4 के बराबर है, और 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसको हम मान लेते हैं एक कोई कांस्टेंट e के बराबर है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी d2 psi बाई dx2 माइनस, इसको हम लिखेंगे अल्फा 4 x स्क्वायर साई प्लस e साई इज इक्वल टू 0। इसमें हम वेरिएबल्स सेपरेट कर देते हैं, d2 psi बाई dx2 माइनस अल्फा 4 x स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस ई साई, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको हमने साइड इक्वेशन के दूसरे साइड में ले गए हैं, और दोनों जो टर्म्स जिनमें कि वेरिएबल x है उनको हमने इक्वेशन के एक साइड में ले लिया है। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम इसका एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, साई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। जो हमने सॉल्यूशन माना है, मान लीजिए वो है इक्वेशन नंबर 2।
अब हम ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 जिसमें कि हमने सॉल्यूशन माना है उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमारे पास एक बार एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा कांस्टेंट रहेगा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला कांस्टेंट रहेगा। तो डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने कांस्टेंट रखा है, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा, तो हमारे पास आएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सेकेंड बार में हम ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 को कांस्टेंट रखेंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स। तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और डेल एफ बाई डेल एक्स, ये अगली वाली टर्म से आया, माइनस यहाँ से हमारे पास आया अल्फा स्क्वायर एक्स एफ एक्स एंड ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इस इक्वेशन को जब हम दूसरी बार वापस डिफरेंशिएट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स 2। इस पूरी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी टू एफ बाई डी एक्स 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस अल्फा 4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड एफ एक्स। ये डी टू साई बाई डी एक्स 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और दूसरी हम साई एक्स की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इन दोनों सब्सटीट्यूशन के बाद इक्वेशन 1 में हमें मिलेगा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी टू एफ बाई डी एक्स 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस अल्फा 4 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड एफ एक्स माइनस अल्फा 4 एक्स स्क्वायर एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा माइनस ऑफ ई एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तीनों टर्म्स में जो लेफ्ट हैंड साइड की दो टर्म्स हैं उनमें दोनों में ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेंगे और वो राइट हैंड साइड की ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा डेल टू एफ बाई डेल एक्स 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है अल्फा 4 एक्स स्क्वायर एफ एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास आ रहा है माइनस अल्फा 4 एक्स स्क्वायर एफ एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ से केवल माइनस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स बचेगा और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ ई एफ एक्स। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डेल टू एफ बाई डेल एक्स 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एफ एक्स। दोनों टर्म्स में अब जो थर्ड और फोर्थ टर्म है दोनों में एफ एक्स है, जो राइट हैंड साइड की टर्म है उसको साइड चेंज करके जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो एफ एक्स और हमारे पास बचा ई माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डेल टू एफ बाई डेल एक्स 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस ई माइनस अल्फा स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं y इज इक्वल टू है अल्फा एक्स के बराबर, तो इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अल्फा। लेकिन चूंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमें डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी एफ बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एफ बाई डी वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। चूँकि डी एफ बाई डी वाई तो ऐसा सच रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने ऊपर डिफ्रेंशिएशन किया है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा। इसका मतलब है कि डी एफ बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा डी एफ बाई डी वाई। सिमिलरली इक्वेशन 3 में हमें दूसरी वैल्यू चाहिए डी टू एफ बाई डी एक्स 2, तो उसकी वैल्यू होगी डी बाई डी एक्स ऑफ डी एफ बाई डी एक्स। तो डी टू एफ बाई डी एक्स 2 को हम लिख सकते हैं डी बाई डी वाई ऑफ अल्फ़ा डी एफ बाई डी वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स।
अब ये हो गया अल्फ़ा और ये हमारे पास हो जाएगा d2f/dy2 और dy बाई dx की वैल्यू हमने पहले निकाली है, वो हमारे पास आती है अल्फ़ा। अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर d2f/dy2। ये df/dx और d2f/dx2 की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 3 में रख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में फाइनली आ जाएगा d2f/dy2 माइनस 2y del f by del y प्लस e अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 एंड f इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हम एक सब्स्टिट्यूशन और कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं f इज़ ए फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू h इज़ ए फंक्शन ऑफ y। तो उस केस में जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी d2h/dy2 माइनस 2y del h by del y प्लस e अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 h इज़ इक्वल टू 0। मान लीजिए ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। हम लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन h कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ y। हम ये मान लेते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एच वाई जो है वो पावर सीरीज ऑफ y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है हमने ये माना कि एच वाई इज इक्वल टू है समेशन p इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड ए पी वाई पी। अगर हम ये मानते हैं तो डेल एच बाई डेल वाई हो जाएगा समेशन p इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी p ए पी वाई रेज टू द पावर p माइनस 1। सिमिलरली डेल टू एच बाई डेल वाई टू हो जाएगा समेशन p इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी p माइनस 1 एंड ए पी वाई रेज टू द पावर p माइनस 2। ये सारे सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी इक्वेशन 4 में हम h की वैल्यू रखेंगे, डेल एच बाई डेल वाई की वैल्यू रखेंगे और डेल टू एच बाई डेल वाई टू की वैल्यू रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा समेशन p माइनस 1 ए पी वाई रेज टू द पावर p माइनस 2 माइनस 2y टू डेल एच बाई डेल वाई रखेंगे समेशन p ए पी वाई रेज टू द पावर p माइनस 1 प्लस e अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 समेशन ए पी वाई रेज टू द पावर p इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं समेशन p माइनस 1 ए पी वाई रेज टू द पावर p माइनस 2 माइनस 2p ए पी वाई रेज टू द पावर p प्लस e अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 समेशन ए पी वाई पी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों में वाई रेज टू द पावर p है और फर्स्ट टर्म में वाई रेज टू द पावर p माइनस 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं एज सच समेशन p माइनस 1 ए पी वाई रेज टू द पावर p माइनस 2 माइनस इन दोनों टर्म्स में से ए पी वाई पी कॉमन ले लेंगे तो समेशन 2p माइनस e अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 एंड ए पी वाई पी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। बट अ पावर सीरीज विल बी इक्वल टू 0 इफ ऑल इट्स कोफिशिएंट आर इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन 5 इज ओनली सेटिस्फाइड if all the coefficients of various powers of h are separately 0. Thus we have p plus 1 p plus 2 a raised to the a p plus 2 is equal to 2p minus e upon alpha square minus 1 ap। हम y raised to the power p के कोफिशेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम a p plus 2 निकालना चाहें तो वो हमारे पास होगा 2p माइनस e अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 p plus 1 p plus 2 ap। Therefore, in the above equation, if y tends to infinity, psi tends to infinity, thus making the wave function physically unacceptable। अगर जैसे ही y tends to infinity होगा वेव फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा और एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन ही यही होता है कि वेव फंक्शन फाइनाइट सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इनफाइनाइट वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता है। Thus, the series governed by the above formula does not lead to a satisfactory wave function unless some restrictions are introduced which makes the series break off after a finite number of terms. Therefore, the series must break off after a finite number of terms. The series will break off after nth term if we set the numerator in the above series equal to 0. That is, अगर हम इसके न्यूमरेटर को 0 सेट कर दें
तो ये सीरीज़ जो है वो ब्रेकअप हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2n मान लेते हैं कि वो तब होगा जब p इज़ इक्वल टू n है, हाँ, क्योंकि हमने nth टर्म के न्यूमरेटर को 0 किया है। तो 2n माइनस ई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2n इज़ इक्वल टू ई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 या ई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1। पर हमने जब स्टार्टिंग में सब्सटीट्यूशंस लिए थे तब हमने लिया था अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और ई इज़ इक्वल टू 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम अगेन पिछली जो इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एम के अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा e इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 एच क्रॉस k अपॉन m। पर चूँकि हम जानते हैं k इज़ इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर, ये भी हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, तो m से m कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई न्यू वेयर न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास आ गया e इज़ इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 h अपॉन 2 पाई एंड 2 पाई न्यू, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो e इज़ इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 h न्यू, जहाँ पर कि n जो है वो 0 1 2 3 वैल्यूज़ लेता है। तो जब n इज़ इक्वल टू 0 होगा, E0 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी 1 अपॉन 2 h न्यू, n इज़ इक्वल टू 1, E1 इज़ इक्वल टू 3 बाई 2 h न्यू, n इज़ इक्वल टू 2, E2 इज़ इक्वल टू 5 बाई 2 h न्यू। इसका मतलब है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो केवल कुछ डिस्क्रिएट वैल्यूज़ लेती है, वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं लेती है। साथ ही साथ दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस h न्यू होता है, क्योंकि E0 और E1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस 3 बाई 2 h न्यू माइनस 1 अपॉन 2 h न्यू हमारे पास आता है h न्यू। इसी तरह से n इज़ इक्वल टू 1 और n बाई इज़ इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी 5 बाई 2 h न्यू माइनस 3 बाई 2 h न्यू इज़ इक्वल टू h न्यू होता है। इसके आगे का टॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।